नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम 5 टॉपिक टोटल इसमें हैं, सबका टॉपिक कवर करेंगे। अब मेनली इसमें जो हम लोग को पढ़ना है बिहार के एस्पेक्ट्स में पढ़ना, कौन सूबेदार नियुक्त हुआ, कौन किसका शासक बना, कब बिहार में, मेनली बिहार के एस्पेक्ट्स में पढ़ना है, किसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, फैक्चुअल पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको भी इंडियन हिस्ट्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार तरीका से। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कनाट वंश, अफगान शासक और बिहार, सल्तनत काल में बिहार, मुग़ल काल में बिहार। ठीक है, तो टोटल 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या टीआरई एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर सीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर दरोगा दे रहे हो, बिहार की जितनी भी एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला। काफ़ी कम देर में हम इसको पूरा कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तुर्क शासन में बिहार। देखिए, तुर्क शासन में बिहार में तुर्क सत्ता की वास्तविक संस्थापक कई बार पूछा है, मैक्सिमम एग्जाम पूछा था। आपको क्या मारना है, टिक मारना, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी ना कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, मतलब नौकर था। ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में किसका शासक था? बख्तियार खिलजी बिहार में जब आक्रमण किया था तो उत्तर बिहार में किसका शासनकाल था? ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको बोलना कनाट वंश का, मिथिला वाला क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, बख्तियार खिलजी ने पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ में विजय की थी। कब हुआ था? तो 1198 में, सॉरी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा, विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया था। देखिए, आपको पता ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी, आग लगा दिया था उसमें। और उदंतपुरी और विक्रमशिला को भी बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, देखिए 1203 और 4 में क्या होता है? 1203-4 में नादिया जिला कहाँ है? तो बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नादिया जिला बंगाल पर चढ़ाई की। उस टाइम में किसका वंश था? तो सेन वंश था। सेन वंश की राजधानी, उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन क्या किया? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से डर गया, डर के भाग पाया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में अपनी राजधानी लखनऊती को अपने बनाया था। जीत लिया उस क्षेत्र को तो राजधानी कहाँ बनाया? तो लखनऊती को बनाया। देखिए, बख्तियार खिलजी को जो मार देता है तो कौन मारता है? तो उसका अधिकारी अली मर्दान मार देता है। ठीक है, और उसका जो लाश होता है, शव, तो बख्तियार खिलजी कहाँ होता है? इमादवाड़ा में दफनाया गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा हम आपको बता देते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको सब बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की वास्तविक संस्थापक या स्थापना किसने की? तो आपको टिक मारना है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन कौन किसका दास था? तो बोलना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? तो सबसे पहले नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, उसमें आग लगा दिया था। बख्तियार खिलजी 1203 और 4 में कहाँ चढ़ाई किया था? तो बंगाल के नादिया जिले में चढ़ाई किया था। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के डर से, उस टाइम में सेन वंश का शासक था, तो सेन वंश का मतलब चल रहा था। सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के डर से बिना लड़े हुए भाग गया। उससे क्या हुआ? बख्तियार खिलजी उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। इतना क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने की थी। ठीक है, उसका शव कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में भी कहाँ पर? अगर पूछ देगा तो आपको बोलना इमादवाड़ा। इतना क्वेश्चन आपको हो गया। 2 बार क्वेश्चन मेरा वीडियो सुनिए, आपको 110% आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं स्थानीय में कनाट वंश। ठीक है दोस्तों, जितना फैक्चुअल कवर कर रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। मिथिला का कनाट वंश। ठीक है, मिथिला में कनाट वंश है। देखिए, पाल वंश के पतन के बाद, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब पाल वंश ख़त्म हो जाता है तो उसका तिरहुत और मिथिला क्षेत्र, तिरहुत वाला हो गया ना, तिरहुत मुजफ्फरपुर मधुबनी वाला क्षेत्र, दरभंगा वाला क्षेत्र में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कनाट वंश का उदय हुआ। कौन वंश का हुआ? तो कनाट वंश का उदय हुआ। ठीक है,
पाल वंश का जब ख़त्म हो गया दौर, तब कौन वंश का उदय हुआ? तो कनाट वंश का उदय हुआ। कनाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नंददेव था। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में एग्जामिनेशन में और भी एग्जाम बिहार के एग्जाम से पूछा हुआ। कनाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नंददेव था। देखिए, कनाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कनाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कनाट वंश का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो आपको बोल रहा है नरसिंह देव था। नरसिंह देव क्या किया? उसको नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कनाट वंश का सेन वंश से संघर्ष, देखिए कनाट वंश और सेन वंश दोनों आपस में लड़ रहा था। तब देखा बख्तियार खिलजी सेन वंश को मार रहा है, तो ये क्या किया कनाट वंश वाला नरसिंह देव कि बख्तियार खिलजी को गिफ्ट दे रहा था। ठीक है। कनाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरुल तुगान के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी में ने की है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। कनाट वंश में तुर्क सेनापति तुगरुल तुगान के अभियान की चर्चा किस में की है? तो ये क्वेश्चन बोलना आपको तिब्बती धर्म स्वामी में की है। देखिए, समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कनाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था। देखिए, कनाट वंश का जो मतलब रिलेशनशिप था, तो किसका था? नजराना और भेंट का, गिफ्ट का। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपनी बंगाल अभियान किया था। कब किया था? तो 1324-25 में अपना बंगाल अभियान किया था। इसी क्रम में कनाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। देखिए, 4-5 क्वेश्चन यहाँ मिथिला क्षेत्र से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछो। देखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी में इसको बोलेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। इसी से जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है, हम क्वेश्चन फॉर्म में आपको बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, मिथिला के कनाट वंश, मिथिला क्षेत्र में कौन था? तो कनाट वंश का उदय हुआ। कब उदय हुआ? तो पाल वंश के पतन के बाद उदय हुआ। एकदम कंसंट्रेट करके सुनिए, आपको 100% याद हो जाएगा। मिथिला कनाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नंददेव था। कनाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। अभी कहाँ है? तो वर्तमान नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के समय कनाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। उसका रिलेशन कैसा था? तब नजराना और भेंट का था। कनाट वंश का सेनापति तुगरुल तुगान किस पुस्तक में अभियान की चर्चा की? तिब्बती धर्म स्वामी में। दिल्ली सल्तनत के कनाट वंश का संबंध कैसा था? नजराना भेंट का था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपना बंगाल अभियान कब किया था? तो 1324-25 में किया था, और कनाट क्षेत्र पर विजय हासिल किया था। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। चलिए, उसी थोड़ा सा और बचा हुआ है। देखिए, ग्यासुद्दीन के अभियान के समय कनाट का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था। देखिए, ग्यासुद्दीन के समय हरि सिंह देव था, और बख्तियार खिलजी के समय कौन था? तो नंददेव था। देखिए, आपको पीछे पढ़ा दिए हैं, नरसिंह देव था। तो ठीक है, हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था। इसी समय पंजी व्यवस्था आरंभ हुई। देखिए, पंजी व्यवस्था भी कई बार क्वेश्चन पूछे। ये जो रेड है ना, क्वेश्चन पूछे हुआ है। मैथिली भाषा का विकास कनाट राजवंश के दौरान ही हुआ था। देखिए, मैथिली भाषा का विकास कब हुआ था? कनाट राजवंश के दौरान हुआ था। चलिए, हम इसको फिर से रिवीजन करवा देते हैं आपको। कनाट का सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो बोलिए, बिना देखे बोलिए। नंददेव था। ठीक है। कनाट वंश का संस्थापक कौन था? नंददेव का। राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़ था। बख्तियार खिलजी के अभियान में कनाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नरसिंह देव था। तुगरुल तुगान की अभियान की चर्चा किसमें मिलती है? तिब्बती धर्म स्वामी में मिलती है। ग्यासुद्दीन तुगलक कब अभियान किया था? बंगाल पर 1324-25 में किया था। ठीक है, कनाट वंश पर अधिकार कर लिया था। ग्यासुद्दीन तुगलक के समय कनाट वंश का संस्थापक कौन था? हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इस समय पंजी प्रणाली स्टार्ट किया था। मैथिली भाषा जो है उसका विकास किस टाइम में हुआ था? तो कनाट वंश के समय हुआ था। देखिए दोस्तों, 2 टॉपिक कवर कर दिए, क्योंकि जितना फैक्ट पूछता उतने हम कवर कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये हो गया, अस्थायी कनाट वंश हो गया। अब हम लोग को 3 टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी कवर कर देते हैं। ठीक है, अब सल्तनत काल में पढ़ना है दोस्तों। सल्तनत काल बिहार, दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, जितना ज़रूरी है उतने पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें दिए वो सफिशियंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सल्तनत काल में बिहार, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। ठीक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार अभियान किया। सबसे पहले कौन अभियान किया था? बिहार अभियान। तो आपको बोलना इल्तुतमिश ने किया था। कब किया था? तो 1224-25 में किया था। ठीक है।
बंगाल एवं बिहार अभियान किया, परंतु यह अधिकार उत्तराधिकारी के समय तक खत्म हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को कौन शासक था जो सबसे पहले बिहार अभियान किया था? 1225 में किया था अल्तमश, जिसको उर्दू में अल्तमश कहते हैं, हिंदी में इल्तुतमिश कहते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को नियुक्त किया था। ई इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मालिक जानी, इसको आप याद रखिए। ठीक है, मालिक जानी को नियुक्त किया था। एक मिनट दोस्त, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। चलिए, इल्तुतमिश बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार का सुल्तान का वास्तविक नियंत्रण कब आया था? 1324-25 आपको पहले बता दिए थे। किसके समय आया था? ग्यासुद्दीन तुगलक के समय आया था। ठीक है, जो कनाट क्षेत्र पर विजय हासिल किया था। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 13 कब किया था? फिरोज शाह तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता फिरोज शाह तुगलक का भी अभियान किया था 1359 ईस्वी में किया था, बिहार आया था। पटना, गया से उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर में जैन मंदिर का अभिलेख उनके द्वारा अनुयायियों में दान से प्राप्त में मिले थे। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है राजगीर का जैन मंदिर जो है उसको भूमि दिया था, वहाँ से अभिलेख मिला है। देखिए आपको सल्तनत काल में क्या याद रखना है कि इल्तुतमिश पहला सल्तनत काल का राजा था जो बिहार पे अभियान किया। कब किया? तो 1224-25 की। लेकिन वास्तविक सफलता कब मिली उसको? ग्यासुद्दीन तुगलक के समय मिली। ग्यासुद्दीन तुगलक कब अभियान किया था बिहार पर? 1324-25 में किया था। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में जीत लिया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक कब अभियान किया था? 1359-60 में किया था, बंगाल अभियान किया था जो जैन मंदिर के मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कहाँ की राजधानी बिहार की राजधानी? बिहार शरीफ थी। ठीक है, बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार के प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है? मालिक इब्राहिम का है, जो मालिक बया कहलाते थे। इसका मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ के पर स्थित है। देखिए तुगलक काल में बिहार का प्रशासकों का सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका है? मालिक इब्राहिम का है, जो मालिक बया कहलाते थे। इसका मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज सिराज की रचना तबकात नासरी बिहार के नाम से उल्लेख है। पहले विहार होता था, अब तबकात नासरी में क्या था? बिहार। ठीक है, देखिए दोस्तों हम 3 टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अफ़गान शासन में बिहार। ठीक है, देखिए अफ़गान काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। देखिए सिकंदर लोदी 1495-96 में दरिया खान नूहानी को बिहार का, देखिए पहले आप पढ़े होंगे ना, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, लास्ट सबसे लोदी वंश था। आप पढ़े होंगे इंडियन हिस्ट्री में, मिडिवल में। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, लास्ट वंश था लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक था लोदी वंश ने 1495-96 में दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक और राज्यपाल नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी। किसको नियुक्त किया था? दरिया खान नूहानी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र, देखिए इब्राहिम सबसे लास्ट कौन रहता है? इब्राहिम लोदी। किसके साथ मारा जाता है? तब बाबर के साथ जो पानीपत का युद्ध करता है तो उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी मर गया। उसके बाद क्या? दरिया खान नूहानी का बेटा कौन था? तो बहार खान नूहानी था। स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक ने महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। और लोदी शासक जो था महमूद लोदी, वो भी बाबर से बचने के लिए कहाँ आ गया? बिहार आ गया। आप पढ़े होंगे बिहार में घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर ने 1559 में घाघरा का युद्ध बिहार की इस अफगानों को पराजय कर दिया था। घाघरा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह सूरी का नेतृत्व अफगान का उदय हुआ। ठीक है, देखिए शेर शाह सूरी, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से शेर शाह सूरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हुआ। देखिए अफगान वंश आपको फिर से हम समझा देते हैं, रिवीजन करवा रहे हैं ताकि बार बार बोल इसलिए हम रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद, सिकंदर लोदी जब मर गया, सिकंदर लोदी जो जिस टाइम में था उस टाइम में किसको नियुक्त किया था? दरिया खान नूहानी को।
इब्राहिम लोदी जब मर जाता है दरिया खान नूहानी का पुत्र हो जाता बहार खान नूहानी। वो क्या करता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। बाबर में घाघरा के युद्ध में सब मारा जाता है। अब मैक्सिमम अफगान पराजित होता है। एक शेर शाह सूरी बच जाता है। अब शेर शाह सूरी से हम लोग पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था, 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, हसन खां था, जो सासाराम का जागीरदार था। ठीक है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ये सब जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें टिक लगा रहे हैं। बहार खान नूहानी ने फरीद खां को शेर की उपाधि दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता कौन ने फरीद खां, पहले देखिए शेर शाह सूरी का नाम शेर शाह सूरी नहीं था, फरीद खां था। फरीद खां था बचपन का नाम। अब फरीद खां को शेर शाह सूरी की उपाधि कौन दिया था, तो बहार खां नूहानी दिया था। कौन दिया था, तो बहार खां नूहानी दिया। बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान था। इसका पिता का नाम क्या था, तो हसन खां था। कहाँ का जागीरदार था, सासाराम का था। जन्म कहाँ हुआ था, तो 1486 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है। देखिए दोस्तों, शेर शाह नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा, देखिए बहार खां की विधवा थी जिसको शेर शाह उपाधि दिया था, दूदू बेगम, ठीक है, से विवाह करके बिहार को क्षेत्र को अपना अधीन कर लिया। देखिए बहार खां नूहानी क्या शेर शाह सूरी काम करता था। बहार खां जब मर जाता है तो उसकी बीवी जो रहती है विधवा, उससे शेर शाह सूरी शादी कर लेता है और बिहार का अपने अधीन कर लेता है एक तरह से। ठीक है। शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजय कर उस पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1534 में किसकी लड़ाई हुई थी, सूरजगढ़ की लड़ाई, किसको पराजित किया था, बंगाल को हरा दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया, यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार के समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक देगा। ठीक है, 10 लाख दिनार वार्षिक देगा। कौन बोला, शेर शाह बोला था। किसको, हुमायूं को। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे 1539 में चौसा का युद्ध। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं को कौन किया था, पराजित कर दिया। कौन किया था, तो शेर शाह सूरी कर दिया। तो उसके बाद ना शेर शाह की उपाधि लिया था। पहले इसका नाम क्या था, फरीद खान था। ठीक है। 1540 में क्या किया था, कन्नौज का युद्ध। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा। अब कन्नौज इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और हुमायूं को पराजित करके दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया और यहाँ से हुमायूं को भागना पड़ गया था भारत से। ठीक है। 1541 में क्या किया शेर शाह सूरी, पटना में दुर्ग बनवाया और इसी नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। कौन बनाया था बिहार की राजधानी, सबसे पहले बोलेगा तो आपको बात बनाना उदाईन। ठीक है। और ऑप्शन में अगर उदाईन नहीं रहे शेर शाह सूरी तो आपको शेर शाह सूरी मारते। 1541 में पटना में दुर्ग बनवाया और बिहार की राजधानी बना। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलती है। किसमें मिलती है, तारीख़ दाऊदी में मिलती है। किसके तारीख़ दाऊदी मिलती है, अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलती है। ठीक है। शेर शाह सूरी से थोड़ा डिटेल में दिया हो क्योंकि शेर शाह सूरी जो क्वेश्चन पूछता है बिहार के स्पेक्ट्स में। ठीक है। देखिए शेर शाह सूरी 1543 में रायसीन, आप ये कोई इंडियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे। 1544 में मारवाड़। और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। कब मर गया, 1545। कार्यकाल कब था, 1540 से 1545 था। 5 साल का कार्यकाल दोस्तों था, लेकिन काफ़ी इसका जो कार्यकाल था ना, काफ़ी अकबर को काफ़ी से सीख मिले थे। बहुत सारा चीज़ ये खुद से किए थे, नया नया सिस्टम लाए थे। शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बेटे का नाम क्या था, इस्लाम शाह सूरी, को शासक बनाया गया था। ठीक है। और शेर शाह सूरी ने कृत्रिम झील भी बनवाया था। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार अष्टकोणीय और लाल व पत्थर से मिला। कहाँ है, तो सासाराम में, आपको पढ़े होंगे। ठीक है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किले भी बनवाया था। देखिए शेर शाह सूरी और बहुत सारा काम किया। शेर शाह सूरी ने जब्ती प्रणाली चलाई थी। अब जब्ती प्रणाली क्या होता है, जो भूमि को माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता है। जिसको जितना भूमि वही अकॉर्डिंग टैक्स आपको देना है। ठीक है। शेर शाह सूरी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था काम किया था, डाक व्यवस्था में काम किया था, सैन्य व्यवस्था को सुधार किया था, राजस्व व्यवस्था को सुधार किया था, व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह सूरी के शुद्ध चांदी के रुपया को क्या कहते थे उस समय, और तांबे का दाम, शुद्ध चांदी का रुपया, शेर शाह सूरी के समय चांदी का रुपया और तांबे का दाम। देखिए मिलाने वाला पूछ देगा चांदी को क्या कहते हैं, सोने का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कन्फ्यूज़ कर गए थे हम भी। शेर शाह सूरी के बाद उसका पुत्र क्या था, उसका पुत्र जलाल खान इस्लाम खां की उपाधि से गद्दी बैठा। देखिए
नाम क्या रहता है, जलाल खान। अब उसी को मतलब किसके मतलब उपाधि लेते ना वो लोग पहले, जैसे फरीद खान इसका नाम था तो फिर से शेरशाह सूरी रख लिया। इसका नाम था, उसका बेटा का नाम जलाल खान, लेकिन किसके नाम से गद्दी पे बैठा था, इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। देखिए 1555 में अब आ जाते हैं हम लोग। 1555 में क्या होता है, 1555 में सूरवंश के 3 भागों में बट के 1555 में मछुआरा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके सूरवंश का अंत कर दिया था। ठीक है, अब आ गया फिर से हुमायूं आ जाता है भारत और बिहार में, और उसको सूरवंश को अंत कर देता, ख़त्म हो जाता वहीं पे। अब छोटा मोटा बिहार में कोई वंश, छोटा छोटा वंश था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 टॉपिक इसमें हो गया, छोटा छोटा वंश उसको देखेंगे। देखिए चेरो वंश है। पाल वंश के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। वही राज्य में एक प्रमुख राज्य चेरो भी था। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी, तो 12वीं सदी में हुई। चेरो वंश के मुख्यालय कहाँ है, बहिया भोजपुर में है। ये शायद एक जगह क्वेश्चन पूछे हुआ था, बनाए थे दोस्तों। जब ये हम पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट कर देंगे, इससे रिलेटेड आपको MCQ जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा वो भी हम करवाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए ये वीडियो को देख के आइएगा, तो आपको क्वेश्चन वहाँ बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, 1607 में चेरो वंश के बीच और उज्जैन के बीच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसमें चेरो जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक कौन सा, मैदनी राय था। चेरो वंश के शासक भी मैदनी राय था। आप पढ़े होंगे इंडियन हिस्ट्री, मैदनी राय, राणा संगा। ठीक है, मुगलों के प्रभाव इस वंश से धीरे धीरे पतन हो गया। मुगलों के प्रभाव से ये चेरो वंश का हुआ पतन हो गया। चेरो वंश उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए उतना ध्यान भी नहीं भी दीजिएगा चला, लेकिन मुगल अब आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय, देखिए जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो 1555 में किसी हम लोग पढ़े थे, मछुआरा के युद्ध में। मछुआरा के युद्ध में कौन आया था, हुमायूं आ जाता है। और हुमायूं आता है और जो तुर्क वंश था, शेरशाह सूरी वाला वंश, उसको हरा देता है। उसको हरा के फिर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, आपको पढ़े होंगे। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना बिहार के ताज खां कर्रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ दिल्ली मुगल का बिहार में, तो ताज खां कर्रानी, नाम याद रखिएगा, ताज खां कर्रानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर के, देखिए हुमायूं के समय हम लोग पढ़ लिए थे, क्योंकि शेरशाह सूरी जो लड़ाई हुआ। अब हमको पढ़ना अकबर के साथ बिहार में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अकबर के समय बिहार कैसा था। देखिए ताज खां कर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उनके पुत्र दाऊद खां कर्रानी उनका देखिए, ताज खां कर्रानी बोला भाई बहुत बड़ा शासक है, हम सम्मान की नीति अपनाएंगे, उसकी बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अकबर भी अपने इग्नोर कर देते। उसका बेटा जो आया दाऊद खां कर्रानी, वो उसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं अकबर बिहार का अभियान किया 1576 ईस्वी में। इसको ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि जो अकबर काफ़ी महान शासक था। ठीक है, तो इससे डेट पूछता है। तो अकबर ने उसे दंडित करने के लिए कब अभियान किया था बिहार का, तो 1576 को, और पटना को जीत लिया था। और दाऊद खां जो था उसको पटना छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, दाऊद खां को पटना छोड़कर उसको भागना पड़ा था। देखिए ताज खां कर्रानी का बेटा था दाऊद खां। और दाऊद खां अकबर के समय उस सम्मान की नीति नहीं अपनाया, विरोध किया अकबर का। अकबर खां खुद क्या बोले कि हम जाते हैं, अब अभियान करेंगे। ठीक है, जाते हैं, आक्रमण किया और पटना को भी जीत लिया, और इसको भी पटना छोड़ने पर विवश कर दिया। दाऊद खां कर्रानी अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। बोलेगा अंतिम अफगान शासक कौन सिद्ध हुआ, तो आपको बोलना है बिहार में दाऊद खां कर्रानी सिद्ध हुआ। ठीक है, 1580 में बिहार के मुगलों द्वारा सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को 1580 में मुगलों द्वारा सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। देखिए कुछ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्वेश्चन बना रहे थे, हमको याद ही नहीं आ रहा था कि किसको अकबर नियुक्त किया था। तो मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर के समय राजा मान सिंह बिहार प्रांतीय पति 1887 से लेकर 1994 बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी, रोहतास को। अब बोलेगा शेरशाह सूरी के समय कहाँ बनाई गई थी, तो पटना को। ठीक है दोस्तों,
देखिए आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना, अकबर के समय क्या हुआ था। अकबर के समय सबसे पहले था शासक, उसमें ताश का कर्रानी था, सम्मान की नीति रखता था, अकबर का इज्जत करता था, सब बात मानता था, तो कोई दिक्कत नहीं। उसका बेटा आया दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी का क्या कि अकबर का विरोध किया। अकबर का क्या कि विरोध करोगे ठीक है, हम आते हैं बिहार। दौरा दौरा आया 1576 में आया, पटना को भी जीत लिया और दाऊद खां कर्रानी को भागने में विवश कर दिया और अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 में क्या किया, बिहार को मुगलों द्वारा प्रांत का सूबा का दर्जा दिया गया। अकबर किसको यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था, तो मुनीम खां को। किसको नियुक्त किया गया था, मुनीम खां को। अकबर के समय कौन राजा था बिहार का, तो राजा मान सिंह था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मान सिंह किसको राजधानी बनाया था, तो रोहतास को राजधानी बनाया था। मान सिंह किसको राजधानी बनाया था दोस्तों, तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। आप 2 बार सुनिए, 90% उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी। अब हम लोग को पढ़ना है जहांगीर के समय क्या हुआ था मिडिवल हिस्ट्री में। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। जहांगीर के समय देखिए, जहांगीर के समय बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। कहाँ से होता था हीरा सोना मुगल को, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। आपको पता है वहाँ मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने 1621 में, ये इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन ना बिहार से यहाँ एंट्री मारा है। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह केवल पद राजकुमारों के लिए ही दिया जाने लगा। बोलेगा जहांगीर के समय बिहार का प्रांतपति किसे बनाया था, तो राजकुमार परवेज को। किसको बनाया गया था, तो राजकुमार परवेज को बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये वंशागत हो गया। अब बात औरंगजेब के सामने, औरंगजेब के समय बिहार, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब के समय बिहार का था। देखिए औरंगजेब के समय बिहार, औरंगजेब के ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को, किसको, राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम पटना के नाम से अजीमाबाद, देखिए अजीम, राजकुमार अजीम था, अपने नाम से अजीमाबाद कर दिया था पटना का नाम, ठीक है। उत्तर मुगल काल में फारुखशियार, उत्तर मुगल काल आप आ जाइए, क्योंकि मुगल काल कब तक रहता है, औरंगजेब के काल तक रहता है 1707 तक। उसके बाद आता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में जो शासक था फारुखशियार, 1713 ईस्वी में, जो दोस्त टिक कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। पूछता है कि मुगल का कौन शासक राज्याभिषेक करवाया था, तो आपको बोलना है फारुखशियार। कब करवाया था, 1713 में। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विविधित राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। 2 को हुआ, सबसे पहले किसका हुआ था, तो फारुखशियार का। उसका शाह आलम द्वितीय का 1761 में भी बिहार में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है, तो आपको पता ही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बाद में मुगल क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है और बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। देखिए अब हमको पढ़ना है कि देखिए मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल कब से कब तक रहता था। देखिए इसके बाद जो है ना, यहाँ मुर्शिद कुली खां से आपको मॉडर्न में भी करवाए हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर दिया हुआ तो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मॉडर्न में इसको और अच्छे से दिया हुआ था, हम आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन 1733 तक बिहार का बंगाल में मिला लिया। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया। 1739 में सरफराज खां को बिहार का बंगाल बनाया गया। इसमें ना जितना ये जो लाइन बोले हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री में, 1 मिनट दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री में एकदम अच्छे से पढ़िएगा तो दिए हुआ है इसको, क्योंकि बिहार के एस्पेक्ट्स में कवर कर ले, इसलिए शॉर्ट में बताया किसके बाद कौन आया, ठीक है। देखिए अलीवर्दी खां गिरिया का युद्ध, याद रखिए गिरिया का युद्ध कब था, 1740 में था। सरफराज खां को पराजित करके, यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लीजिए, चलिए देखिए अलीवर्दी खां क्या करता है, गिलिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर, अलीवर्दी खां 2 करोड़ रुपये देकर अपना पद को अस्थायी बना लिया था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका कौन बनता है, नाती बनता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल का नवाब बनता है, फिर उसका अंग्रेज से कैसे कैसे युद्ध होता है, क्योंकि उसका मॉडर्न में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सिख, ठीक है। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था गुरु नानक देव। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए थे, आपको पता होगा। सिख धर्म में गुरुओं
को नाम गुरु नानक और गुरु तेज बहादुर गुरु गोविंद सिंह बिहार से थे। बोलता है कई हम क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस सेट बना रहे थे और टेस्ट सीरीज देते तो उसमें आ रहा था कि कौन कौन सिख गुरु का बिहार से संबंध है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक ने बिहार के गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। वो बिहार का भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर के भी सासाराम गया होते हुए पटना आए। यहाँ वो अपनी पत्नी गुर्जरा देवी, 9वां गुरु कौन था? गुरु तेज बहादुर को पटना जो आया था तो गुर्जरा देवी को पटना छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। गुर्जरा देवी जो माँ बनने वाली थी। पटना में गुरु गोविंद साहब का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 26 दिसंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था जन्म? 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखिएगा। ठीक है, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने। कब बने? 10 साल की उम्र में ही गुरु बन गए थे। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्ते श्री हरविंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप जाइएगा, पटना में टूरिस्ट प्लेस भी है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मिडिवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको एक एक फैक्ट हम कवर करने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम टोटल टॉपिक जितना भी था एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे कमेंट करें और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।